2 अगस्त 2025 की सुबह करीब 11 बजे मेरठ के गंगापुर पुलिस स्टेशन में रविशंकर नाम के एक व्यक्ति का कॉल आता है। फोन पर वो घबराई हुई आवाज में कहता है, साहब मैंने अपनी पत्नी को मार डाला है, लाश यहीं पड़ी है, ये रहा पूरा एड्रेस, आप आइए और ले जाइए। इस चौंकाने वाली सूचना के मिलते ही पुलिस बिना वक्त गंवाए मौके की ओर रवाना होती है। जब पुलिस उस घर पर पहुंचती है तो वहां पहले से ही आस पड़ोस के लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। पुलिस लगातार दरवाज़ा खटखटाती है और आवाज़ लगाती है, रविशंकर दरवाज़ा खोलो। पुलिस बाहर इंतजार कर रही है। करीब 15 मिनट तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद आखिरकार दरवाज़ा खुलता है। पुलिस जैसे ही घर के अंदर दाखिल होती है तो वहाँ का मंजर देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। घर के अंदर एक तरफ एक महिला की लाश खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी और दूसरी ओर खुद रविशंकर भी खून से सना बैठा हुआ था। पास में ही एक धारदार हथियार भी पड़ा हुआ था जिससे तकरीबन 20 बार वार करके उस महिला की हत्या की गई थी। जांच में पता चलता है कि मृतक का नाम सपना है और वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस घर में ऐसा क्या शुरू हुआ जिसका अंत एक 7 महीने की प्रेग्नेंट महिला की मौत से हुआ, और इस खौफनाक वारदात के पीछे की कहानी क्या है। चलिए जानते हैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में। हेलो, My name is Somesh and you are watching the murder case of a pregnant wife सपना। 26 जुलाई 2025, कीनानगर, मेरठ डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। रविशंकर रोज की तरह अपनी दुकान में जाने से पहले अपनी पत्नी सपना से बड़े प्यार से कहता है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो चलो, आज तुम्हारे मायके चलते हैं। तीज का त्योहार है और तुम अपने परिवार से भी मिल लेना। लेकिन सपना ने यह कहकर मना कर दिया कि मेरा मन नहीं है। तो रविशंकर कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपनी दुकान पर चला जाता हूँ। इसके बाद वो दिन भर दुकान पर ही रहता है, लेकिन जब शाम को वो घर लौटता है तो सपना घर पर नहीं मिलती। वो घबराकर अपने घर वालों से पूछता है कि सपना कहाँ है। तभी उसे पता चलता है कि सपना के मायके से कोई सिंगारा लेकर आया था। सिंगारा तीज पर भेजा जाने वाला एक उपहार होता है जिसमें कपड़े, मिठाइयाँ, ज्वेलरी और सिंगार का सामान होता है। वो व्यक्ति सपना से पूछता है, क्या तुम मायके चलोगी? और हैरानी की बात तो ये है कि बिना कोई शब्द कहे सपना उसके साथ चली भी जाती है। ये जानकर रविशंकर के अंदर गुस्से का तूफान उठता है और उसे समझ नहीं आता कि जब उसने सुबह उससे मायके जाने के लिए पूछा था तब तो उसने मना कर दिया था, लेकिन जो सिंगारा लेकर आया था उसके साथ सपना तुरंत चली गई। आखिर बात क्या है? यही बात उसके दिल में कांटे की तरह चुभ जाती है और यहीं से एक खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है जो अखबारों और सोशल मीडिया पर छा जाती है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के कीनानगर गांव में रहने वाला 28 साल का रविशंकर 2 अगस्त 2025 की सुबह करीब 7 बजे अमेड़ा गांव में, जहां उसकी पत्नी सपना अपनी बहन के घर रुकी हुई थी, उसे फ़ोन करता है। वो कहता है, सपना, मैंने रात को एक बहुत बुरा सपना देखा है, मन बहुत बेचैन है, तुमसे मिलने का दिल कर रहा है और वैसे भी तुम्हें देखे हुए कई दिन हो गए हैं, तो क्या मैं आ जाऊं? इस पर सपना मुस्कुराते हुए कहती है, ये भी कोई पूछने वाली बात है, आप आ जाइए। रविशंकर जब वहां पहुंचता है तो सबसे पहले सपना की बड़ी बहन ममता से पूछता है कि जीजा जी कहाँ हैं। तो उसे जवाब मिलता है कि वो काम पर चले गए हैं और बच्चे भी अपने अपने काम पर चले गए हैं। इसके बाद ममता घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। इसी बीच रविशंकर चुपचाप मेन डोर बंद कर देता है। फिर सपना से कहता है, चलो ऊपर वाले कमरे में चलते हैं, वहीं आराम से बैठकर बातें करेंगे, और सपना मान भी जाती है। ऊपर पहुंचकर रविशंकर कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक खूबसूरत सा तोहफा लाया हूँ। सपना मुस्कुराकर पूछती है कि क्या लाए हो, जिस पर रविशंकर कहता है, पहले तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए एक हार लाया हूँ जो मैं अपने हाथों से तुम्हारे गले में पहनाना चाहता हूँ। सपना के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। वो आंखें बंद कर लेती है और मुस्कुराते हुए इंतजार करने लगती है कि कब वो हार उसके गले में सजेगा। रविशंकर धीरे से कहता है, जब तक मैं न कहूँ आंखें मत खोलना। जैसे ही सपना आंखें बंद करती है, रविशंकर अपनी जेब से एक धारदार हथियार निकालता है और उसके गले पर वार कर देता है। सपना को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वो चीखने की कोशिश करती है, लेकिन रविशंकर उसका मुंह दबा देता है। इसके बाद वो सपना के शरीर पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ 20 से ज़्यादा वार करता है। सपना तड़फ रही होती है और जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन रविशंकर उस पर तब तक हमला करता है जब तक उसकी सांसें थम नहीं जाती। जैसे ही पहली चीख निकलती है, उसकी बड़ी बहन ममता उसे सुन लेती है।
वो तुरंत ऊपर दौड़ती है, लेकिन मेन डोर बंद पाती है। वो बाहर से चिल्लाने की कोशिश करती है, आवाज लगाती है, लेकिन अंदर रविशंकर का तांडव जारी रहता है। धीरे धीरे आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। दोपहर के करीब 11 बजे का वक्त हो चुका था और तभी रविशंकर खुद 112 नंबर पर कॉल करता है और कहता है, साहब मैंने अपनी पत्नी को मार डाला है, ये रहा एड्रेस, आप आइए और लाश ले जाइए। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और देखती है कि वहां पहले से ही लोगों की भीड़ जमा थी। किसी को समझ नहीं आता कि पुलिस क्यों आई है। इसके बाद पुलिस लगातार दरवाजा खटखटाती है। करीब 15 मिनट तक इंतजार करने के बाद आखिरकार दरवाजा खुलता है और पुलिस जब घर के अंदर जाती है तो वहां का मंजर देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ममता भी भागकर अंदर आती है और जैसे ही अपनी बहन की हालत देखती है उसकी चीखें निकल जाती है। सपना की लाश जमीन पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी और उसके पास ही रविशंकर खून से सना बैठा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर खून की छींटें थी और वहीं पास में ही वो धारदार हथियार भी पड़ा हुआ था जिससे इस खौफनाक कत्ल को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लिया और रविशंकर को भी तुरंत हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेकर जब उससे पूछताछ की गई कि आखिर उसने अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया, तो जो कहानी उसने बताई वो और भी हैरान कर देने वाली थी। रविशंकर ने बताया कि वो मेरठ के कीनानगर गांव का रहने वाला है और वहीं पर उसकी किराने की एक दुकान है। बात है दिसंबर 2024 की, जब उसके पास सपना नाम की एक लड़की का रिश्ता आता है। सपना की उम्र उस वक्त 25 साल थी। घर वालों ने सपना को देखा और सबको वो बहुत पसंद आई। रविशंकर को जब इस रिश्ते के बारे में जानकारी हुई तो वो भी बहुत खुश था, लेकिन एक बात थी जो थोड़ी अजीब सी लगी। सपना के माता पिता की मौत लगभग 18 साल पहले ही हो चुकी थी। उनके गुजरने के बाद सपना अपनी बड़ी बहन ममता और जीजा मुन्ना के साथ रहने लगी थी और उन्हीं दोनों ने मिलकर 23 जनवरी 2025 को सपना और रविशंकर की शादी धूमधाम से करवा दी थी। शादी के बाद शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन रविशंकर को धीरे धीरे एक बात खटकने लगी। जब भी वो अपनी पत्नी से बात करता था, सपना की जुबान पर हमेशा एक ही नाम होता था, मुन्ना जीजा। चाहे कोई छोटा मोटा फैसला भी लेना क्यों न हो, सपना सबसे पहले अपनी जीजा की सलाह लेती थी। घर पर कोई काम हो या किसी भी चीज के बारे में चर्चा करनी हो, हर बार सपना अपनी जीजा की जरूरत महसूस करती थी। रविशंकर ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, देखो अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हें अपने पति यानी मेरे साथ तालमेल बनाना चाहिए। हर बार अपनी जीजा का नाम लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सपना पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। फिर अप्रैल 2025 की बात है, जब रविशंकर ने मन ही मन में फैसला कर लिया कि अब वो सपना से अलग हो जाएगा, लेकिन तभी उसे पता चला कि सपना प्रेग्नेंट है। ये जानकर उसने सोचा कि शायद अब सपना का ध्यान अपने बच्चे में लग जाएगा और वो अपने रिश्ते को गंभीरता से लेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सपना अब भी दिन रात अपनी जीजा की ही बातें किया करती थी और यही सब चीजें रविशंकर को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इसी बीच 26 जुलाई 2025 की सुबह रविशंकर ने सपना से कहा, चलो तुम्हारी दीदी और जीजा के घर चलते हैं, तीज का त्योहार भी है। लेकिन सपना ने साफ कह दिया कि मेरा मन नहीं है। उसी शाम सपना का जीजा मुन्ना उसके घर सिंगारा लेकर आता है। खाने पीने के बाद वो सपना से पूछता है, घर चलना है? तो सपना एक पल की भी देरी किए बिना तैयार हो जाती है और मुन्ना के साथ चली जाती है। इसके बाद 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक सपना अपनी दीदी के घर पर ही रहती है। वहीं रविशंकर इन 6 दिनों में खुद से ही जूझता रहा, अंदर ही अंदर जलता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। फिर 2 अगस्त 2025 की सुबह 7 बजे के आसपास रविशंकर ने गुस्से में सपना के पास जाने का एक बहाना ढूंढा। उसने सपना को फोन करके कहा कि मैंने रात को एक बहुत डरावना सपना देखा है कि तुम तकलीफ में हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जिस पर सपना कहती है कि ठीक है, आप आ जाइए। वो वहाँ गया तो था मिलने के बहाने से, लेकिन उसका इरादा कत्ल करने का था। वो हमेशा हमेशा के लिए सपना को मौत की नींद सुला देना चाहता था। उसने पहले सपना को बातचीत करने के बहाने ऊपर वाले कमरे में बुलाया, फिर गिफ्ट देने के बहाने आंखें बंद करवाकर बड़ी आसानी से उसका कत्ल कर दिया। उसने न सिर्फ अपनी पत्नी को बेरहमी से मारा, बल्कि उस बच्चे को भी नहीं छोड़ा जो सपना की कोख में 7 महीने से पल रहा था। उसे उस मासूम पर जरा सी भी दया नहीं आई। इस मामले में सपना के भाई सोनू ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। उसने कहा कि शादी के बाद से ही रविशंकर और उसके परिवार वाले दहेज की मांग कर रहे थे, खास तौर पर एक कार की।
लेकिन जब हम ये सब देने में असमर्थ हो गए तो उन्होंने सपना को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। सोनू की शिकायत पर पुलिस ने पति रविशंकर के साथ साथ उसके माता पिता और 2 ननन के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज कर लिया है। हालांकि रविशंकर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी दौरान मीडिया ने मुन्ना से बातचीत करने की कोशिश की ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो आरोप रविशंकर लगा रहा है उसमें सच्चाई कितनी है, जिस पर मुन्ना ने कहा कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। जब सपना सिर्फ 5 साल की थी तभी उसके माता पिता का निधन हो गया था और तब से ही मैंने ही उसे बच्चे की तरह पाला है। मैंने ही उसकी पढ़ाई लिखाई करवाई और फिर उसकी शादी भी करवाई। मुझे कभी नहीं लगा था कि कोई हमारे रिश्ते को इस तरह की शक की निगाह से देखेगा। मुझे दुख है कि रविशंकर हमारे रिश्ते की गहराई को कभी समझ ही नहीं पाया। जब ये सारा मामला खुलकर सामने आया तो हर तरफ यही चर्चा होने लगी कि एक मासूम बच्चा जिसने अभी तक दुनिया की शक्ल भी नहीं देखी थी, उसे किस बात की सज़ा मिली। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि काश उस लड़की ने अपने पति की बात मान ली होती। अगर ये सारी बातें सच है, अगर वो ऐसा कर लेती तो यहाँ 2 जिंदगियाँ बच जाती। एक उस बच्चे की जो अभी तक गर्भ में पल रहा था और दूसरी सपना की, और उस पति की भी जिसकी बाकी की ज़िंदगी अब सलाखों के पीछे गुजरेगी। फिलहाल आज का केस यहीं समाप्त होता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्राइम केसेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और ध्यान रखिए।